नमस्ते दोस्तों, बुक एज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो कहने को तो स्मॉल है, पर इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर ह्यूज हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पैट्रिक किंग की मशहूर किताब बेटर स्मॉल टॉक के बारे में। दोस्तों, क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो लोगों के बीच होकर भी अकेला महसूस करती है? क्या आपको भी किसी पार्टी में अजनबियों से घिरे होने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों? अगर आपके पास भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सही शब्दों की कमी की वजह से आप पीछे रह जाते हैं, तो आज का ये 10 मिनट का सफर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज हम सिर्फ इस किताब की समरी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम आरव के साथ जिएंगे, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी खामोशी की जंजीरों को तोड़कर शब्दों की जादूगरी सीखी। चलिए शुरू करते हैं इस लंबी और प्रेरणादायक यात्रा को। अध्याय 1, खामोशी की गूंज और एक बेचैन मन। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दिमाग का तेज, काम में माहिर, लेकिन जब बात सामाजिक मेलजोल की आती तो वो पूरी तरह फेल हो जाता। उसके ऑफिस में हर शुक्रवार एक छोटी सी कैटअप मीटिंग होती थी। सब लोग हंसते थे, अपनी वीकेंड की प्लानिंग शेयर करते थे, और आरव बस कोने में खड़ा होकर अपने कॉफी मग को निहारता रहता। उसके मन में एक तूफान चलता था। वो सोचता, अगर मैं राहुल से पूछूं कि उसका वीकेंड कैसा रहा और उसने बस ठीक कहकर बात खत्म कर दी, तो मैं आगे क्या बोलूंगा? क्या लोग मुझे अजीब समझेंगे? क्या मेरी बातें बोरिंग है? यही वो एंग्जाइटी थी जो उसे लोगों से दूर रखती थी। एक शाम बारिश हो रही थी। आरव भीगता हुआ एक पुराने बुक स्टोर की शरण में गया। वहां की दीवारों पर हजारों किताबें सजी थीं। उसकी नजर एक पतली सी लेकिन चमकती हुई किताब पर पड़ी। बेटर स्मॉल टॉक, टॉक टू एनीवन, अवॉइड ऑकवर्ड साइलेंस एंड मेक रियल फ्रेंड्स। आरव ने पन्ना पलटा और पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया। स्मॉल टॉक इज नॉट अबाउट द वेदर, इट्स अबाउट मेकिंग द अदर पर्सन फील सेफ इन योर प्रेजेंस। यानी स्मॉल टॉक सिर्फ मौसम की बातें नहीं है, बल्कि ये सामने वाले को ये महसूस कराने का तरीका है कि वो आपके साथ सुरक्षित और सहज है। आरव ने वो किताब खरीदी और घर आकर अपनी डायरी में लिखा, आज से मेरी खामोशी का अंत शुरू होता है। अध्याय 2, माइंडसेट का जादू, डर से दोस्ती तक। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक था माइंडसेट, नजरिया। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हम स्मॉल टॉक से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इसे परफॉर्मेंस समझते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ बहुत बुद्धिमान या बहुत मजाकिया बोलना है, लेकिन असल में स्मॉल टॉक एक ब्रिज है, पुल है। आरव ने पढ़ा कि बातचीत शुरू करने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंट रहने की जरूरत है। किताब ने उसे सिखाया कि लोग आपकी बातों को नहीं, बल्कि उस फीलिंग को याद रखते हैं जो आपने उन्हें बातचीत के दौरान दी। अगले दिन ऑफिस में आरव ने इसे आजमाने का सोचा। वो लिफ्ट में था और उसके साथ एचआर मैनेजर स्नेहा खड़ी थी। आमतौर पर आरव अपना फोन निकाल लेता और नीचे देखने लगता, लेकिन आज उसने फोन जेब में ही रहने दिया। उसने स्नेहा की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, स्नेहा, आज लिफ्ट की रफ्तार कुछ ज्यादा ही धीमी लग रही है, या शायद मुझे ऑफिस पहुंचने की ज्यादा जल्दी है? स्नेहा हंसी और बोली, सच में आरव, मुझे तो लगा आज मैं लिफ्ट में ही सो जाऊंगी। मंडे मॉर्निंग्स हमेशा ऐसी ही क्यों होती हैं? आरव का दिल धड़का। बात शुरू हो चुकी थी। उसने सीखा कि ऑप्टिमिज्म यानी सकारात्मकता और ओपननेस ही वो चाबियां हैं जो बंद दरवाजों को खोलती हैं। स्मॉल टॉक कोई परीक्षा नहीं है, ये एक अवसर है, एक नई कहानी जानने का। अध्याय 3, सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग, कानों से नहीं दिल से सुनना। किताब का दूसरा हिस्सा आरव के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। पैट्रिक किंग लिखते हैं, ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, वे जवाब देने के लिए सुनते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? सामने वाला अपनी समस्या बता रहा है और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं इसे अपनी कहानी सुनाता हूं। इसे रिस्पॉन्स मोड कहते हैं। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जब भी किसी से बात करता तो उसका दिमाग अगले वाक्य की तैयारी में रहता था। किताब ने उसे एक्टिव लिसनिंग के 3 स्तंभ सिखाए। आई कांटेक्ट, ये दिखाने के लिए कि आप वहां मौजूद हैं। सिर हिलाना और कहना, ये सामने वाले को बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोहराना यानी रीफ्रेमिंग, सामने वाले की बात को अपने शब्दों में कहना ताकि उन्हें लगे कि उन्हें समझा गया है। आरव ने इसे अपने पुराने दोस्त समीर के साथ आजमाया। समीर अपनी स्टार्टअप की दिक्कतों के बारे में बता रहा था। आरव ने उसे बीच में नहीं रोका। जब समीर रुका तो आरव ने कहा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी टीम मेहनत तो कर रही है पर सही दिशा नहीं मिल पा रही? समीर की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बिल्कुल आरव, तुमने मेरी बात पकड़ ली। उस दिन आरव को समझ आया कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं है जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो बेहतर सुनता है। सुनना एक सुपर पावर है। अध्याय 4, कॉमन ग्राउंड, वो धागा जो सबको जोड़ता है। सफर आगे बढ़ता गया। आरव अब पहले से ज्यादा सहज था, लेकिन उसे एक समस्या आ रही थी, अजनबियों के साथ बात कैसे लंबी की जाए। किताब ने उसे एक अद्भुत तकनीक सिखाई, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड।
पैट्रिक किंग कहते हैं कि हर इंसान के बीच कुछ ना कुछ समान जरूर होता है, हमें बस वो साझा जमीन ढूंढनी है। आरव ने सीखा कि इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, आसपास की चीजों को देखना; इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जहां आप खड़े हैं वहां की परिस्थिति का उपयोग करना; एम्पैथी, सहानुभूति, सामने वाले की भावनाओं से जुड़ना। एक दिन आरव एक कॉन्फ्रेंस में था। वहां वो किसी को नहीं जानता था। उसने देखा कि एक व्यक्ति अकेला खड़ा होकर पेंटिंग देख रहा है। आरव उसके पास गया और बोला, इस पेंटिंग के रंग बहुत गहरे हैं, थोड़े उदास लेकिन बहुत सुंदर, आपको क्या लगता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सच कहा आपने, मुझे तो ये मेरे होम टाउन की याद दिलाती है। बस साझा जमीन मिल गई। आरव ने अपने होम टाउन की बात की, उस व्यक्ति ने अपने। 10 मिनट के अंदर 2 अजनबी दोस्त बन चुके थे। आरव ने सीखा कि हम और हमारे जैसे शब्दों का प्रयोग बातचीत में जादू कर देता है। अध्याय 5, प्रश्नों की कला, सही सवाल सही जवाब। किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पर आधारित था। आरव ने महसूस किया कि वो अक्सर क्लोज्ड सवाल पूछता था, जैसे क्या आपने खाना खाया? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो सकता है। लेकिन अगर वो पूछता, आज के लंच में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो सामने वाले को विस्तार से बोलना पड़ता। पैट्रिक किंग ने एक लिस्ट दी थी जिसे आरव ने रट लिया था। आपको इसके बारे में कैसा महसूस हुआ? इस काम को करने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? अगर आपको एक मौका मिले तो आप इसमें क्या बदलेंगे? आरव ने इन सवालों को अपने ऑफिस के सीनियर मिस्टर खन्ना पर आजमाया। मिस्टर खन्ना बहुत सख्त माने जाते थे। आरव ने उनसे पूछा, सर, आपकी इतनी लंबे करियर में वो कौन सा पल था जिसने आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया? मिस्टर खन्ना, जो आमतौर पर सिर्फ काम की बातें करते थे, भावुक हो गए। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों का एक किस्सा सुनाया। आरव ने सीखा कि एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल किसी भी इंसान के दिल का ताला खोल सकता है। अध्याय 5, प्रश्नों की कला, सही सवाल सही जवाब। किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पर आधारित था। आरव ने महसूस किया कि वो अक्सर क्लोज्ड सवाल पूछता था, जैसे क्या आपने खाना खाया? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो सकता है। लेकिन अगर वो पूछता, आज के लंच में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो सामने वाले को विस्तार से बोलना पड़ता। पैट्रिक किंग ने एक लिस्ट दी थी जिसे आरव ने रट लिया था। आपको इसके बारे में कैसा महसूस हुआ? इस काम को करने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? अगर आपको एक मौका मिले तो आप इसमें क्या बदलेंगे? आरव ने इन सवालों को अपने ऑफिस के सीनियर मिस्टर खन्ना पर आजमाया। मिस्टर खन्ना बहुत सख्त माने जाते थे। आरव ने उनसे पूछा, सर, आपकी अध्याय 6, ऑकवर्ड साइलेंस से कैसे निपटें? जिंदगी में हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं होता। कभी कभी बातचीत अचानक रुक जाती है, सन्नाटा छा जाता है। आरव के लिए ये मौत जैसा होता था, लेकिन किताब ने उसे सिखाया, एम्ब्रेस द ऑकवर्डनेस। पैट्रिक किंग कहते हैं कि जब सन्नाटा हो तो उसे स्वीकार कर लो। आप मजाक में कह सकते हैं, लगता है हमारे शब्दों ने भी ब्रेक लेने का फैसला कर लिया है, या फिर विषय बदल दें। आरव ने एक और तकनीक सीखी, रीडायरेक्शन। अगर बात खत्म हो गई है तो वापस किसी पुरानी बात पर जाएं। वैसे आपने पहले कहा था कि आपको फिल्में पसंद हैं, आपकी ऑल टाइम फेवरेट कौन सी है? ह्यूमर, मजाक भी एक बड़ा हथियार है। आरव ने अपनी बहन के साथ हुई एक ऑकवर्ड बहस को सिर्फ एक जोक से सुलझा लिया। उसने सीखा कि अगर आप खुद पर हंस सकते हैं तो आप दुनिया की किसी भी ऑकवर्ड स्थिति को संभाल सकते हैं। अध्याय 7, ऑथेंटिसिटी, दिखावे का अंत। अब आरव की जर्नी अपने चरम पर थी। उसने सब कुछ सीख लिया था, माइंडसेट, सुनना, सवाल पूछना। लेकिन किताब का आखिरी चैप्टर सबसे गहरा था, बी ऑथेंटिक। पैट्रिक किंग चेतावनी देते हैं कि ये सब तकनीकें तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप असली नहीं होंगे। अगर आप किसी की तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको काम निकलवाना है, तो लोग उसे पकड़ लेंगे। आरव ने अपनी वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी को छुपाना बंद कर दिया। एक मीटिंग में जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने स्मार्ट बनने के बजाय ईमानदारी से कहा, मुझे दुख है पर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं? हैरानी की बात यह थी कि किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसके साथियों ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। आरव ने सीखा कि डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू कनेक्ट। इम्प्रेस करने की कोशिश आपको थका देगी, लेकिन कनेक्ट करने की कोशिश आपको ऊर्जा देगी। अध्याय 8, आरव का नया जन्म, एक नई शुरुआत। महीनों बीत गए। आरव अब वो पुराना डरा हुआ लड़का नहीं था, अब वो ऑफिस की जान था। लोग उसके पास आकर बात करना चाहते थे क्योंकि आरव उन्हें सुना हुआ महसूस कराता था। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, स्मॉल टॉक सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं है, ये हर उस इंसान के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है जिससे हम मिलते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आरव की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर चार्मिंग नहीं होता। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है।
पैट्रिक किंग की बेटर स्मॉल टॉक हमें सिर्फ बोलना नहीं बल्कि जीना सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महासमरी। हमने देखा कि कैसे आरव ने अपने डर को जीता, कैसे उसने सक्रिय रूप से सुनना सीखा, कैसे साझा जमीन ढूंढी और कैसे अपनी ईमानदारी से लोगों के दिल जीते। अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपना पहला स्मॉल टॉक शुरू करने के लिए? कल जब आप ऑफिस जाएं या किसी स्टोर पर हो तो बस एक मुस्कान के साथ एक छोटा सा सवाल पूछिए। हो सकता है वही सवाल एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हो। अगर आपको ये कहानी और ये लेसन पसंद आए तो बुक एज को अपना प्यार जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग समरी मिस ना करें। आपका हर सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। समरी को अंत तक सुनने के लिए और हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए, बातें करते रहिए और दुनिया से जुड़ते रहिए। जय हिंद।